पशुओं ने खून पसीना बहाकर पवन चक्की को पहले से भी ज्यादा मजबूती से दोबारा खड़ा कर दिया। उसकी मशीन खरीदने के लिए लकड़ी बेचकर धन भी जुटाया गया। लेकिन फ्रेडरिक नाम के जिस आदमी को लकड़ी बेची गई, वो निकला एक धोखेबाज। उसने असली लकड़ी के बदले पशुओं को नकली नोट थमा दिए। अब सवाल यह है, क्या नेपोलियन बदला लेगा? क्या फ्रेडरिक को मिलेगी उसके धोखे की सजा? या ये सब नेपोलियन की ही एक गहरी साजिश है? आइए जानते हैं जॉर्ज ऑरवेल की आइकॉनिक एलेगोरिकल नॉवल एनिमल फार्म की आगे की कहानी में, जो सत्ता, लालच और धोखे का आईना है। नेपोलियन ने तत्काल ही सब पशुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा और भयंकर आवाज में फ्रेडरिक को मौत की सजा सुनाई। उसने कहा कि फ्रेडरिक जैसे ही मिले, उसे जिंदा ही खौलते पानी में डाल दिया जाए। साथ ही साथ उसने चेतावनी भी दी कि उसकी इस कपटपूर्ण करतूत के बाद और कुछ अनर्थकारी भी घट सकता है। फ्रेडरिक और उसके आदमी अपना चिर प्रतीक्षित हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। बाड़े में घुसने के सभी रास्तों पर संतरी बिठा दिए गए। इसके अलावा 4 कबूतरों को फॉक्सवुड में मेल मिलाप कर लेने के संदेश के साथ भेजा गया। उम्मीद की गई कि इससे विल्किंघटन के साथ फिर से अच्छे संबंध बन सकेंगे। अगली ही सुबह हमला हो गया। पशु अब भी नाश्ता कर रहे थे जब पहरेदार इस खबर के साथ भागते हुए आए कि फ्रेडरिक और उसके आदमी 5 सलाखों वाला गेट पहले ही पार कर चुके हैं। पूरी मुस्तैदी से पशु उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस बार तबेले की लड़ाई की तरह उन्हें आसानी से विजय नहीं मिल पाई। वे कुल 15 आदमी थे और उनमें से 6 के पास बंदूकें थीं। वे जैसे ही 50 गज की जद में आए, उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पशु भयानक विस्फोटों और भेदती गोलियों को झेल नहीं पाए और नेपोलियन तथा बॉक्सर द्वारा जोश दिलाए जाने के बावजूद जल्दी ही उनके पैर उखड़ गए। उनमें से कई तो पहले ही जख्मी हो चुके थे। उन्होंने भागकर बाड़े की इमारतों में शरण ली और सावधानी पूर्वक दरारों और झिर्रियों से झांकने लगे। इस समय पूरा विस्तृत चरागाह और पवन चक्की सब कुछ दुश्मनों के हाथ में थे। कुछ पलों के लिए तो लगा कि नेपोलियन भी हताश हो गया है। वह एक भी शब्द बोले बिना अपनी पूंछ खड़ी किए हुए और उसे मरोड़ देते हुए आगे पीछे होता रहा। सब फॉक्सवुड की दिशा में टुकुर टुकुर निहारते रहे। अगर विल्किंगटन और उसके आदमी मदद को आ जाए तो अब भी बाजी पलट सकती है। लेकिन इसी वक्त एक दिन पहले भेजे गए 4 कबूतर लौट आए। उनमें से एक के पास विल्किंगटन द्वारा भेजा गया एक कागज का टुकड़ा था। इस पर पेंसिल से शब्द लिखे हुए थे, बहुत मजा आया, भुगतो अब। इस बीच फ्रेडरिक और उसके आदमी पवन चक्की के पास रुक गए। पशु उन्हें देखने लगे। उनमें घबराहट की वजह से फुरफुरी दौड़ गई। उनमें से 2 आदमियों ने सब्बल और बड़ा हथौड़ा निकाल लिया। वे पवन चक्की को धराशायी करने जा रहे थे। नेपोलियन चिल्लाया, असंभव! हमने दीवारें इतनी मजबूत बनाई हैं कि वे सब्बल हथौड़े से नहीं गिरा सकते। वे इसे 7 दिन में भी नहीं तोड़ सकते। बहादुरी दिखाओ, कॉमरेड्स। लेकिन बेंजामिन आदमियों की हरकतें ध्यान से देख रहा था। सब्बल और हथौड़े वाले दोनों आदमी पवन चक्की की नींव के पास एक छेद बना रहे थे। धीरे धीरे और जैसे आनंद से झूमते हुए बेंजामिन ने अपना लंबोतरा मुंह हिलाया। मुझे भी ऐसा लगा, उसने कहा। क्या आपको नजर नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं? एक ही क्षण में वे उस छेद में विस्फोटक मसाले भरने वाले हैं। भयातुर पशु सांस रोके घड़ियां गिनने लगे। अब इमारतों की शरण से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाना उनके बूते से बाहर था। कुछ ही मिनटों में आदमी चारों दिशाओं की ओर दौड़ते दिखाई दिए। अचानक कान फोड़ने वाली आवाज में धमाका हुआ। कबूतर हवा में फड़फड़ाने लगे और नेपोलियन के अलावा सभी पशु उछलकर पेट के बल जमीन पर लेट गए और अपने मुंह छिपा लिए। जब वे दोबारा उठ खड़े हुए तो पवन चक्की की जगह पर काला धुआं मंडरा रहा था। धीरे धीरे हवा धुएं को बहा ले गई। पवन चक्की का वहां नामो निशान भी नहीं था। यह दृश्य देखते ही सभी पशुओं का उत्साह लौट आया। पल भर पहले जो डर और निराशा उन्हें घेरे हुए थे,
उसका स्थान इस घिनौनी और अपमानजनक हरकत के खिलाफ आक्रोश ने ले लिया। बदले की एक तीखी चीख उभरी और आगे के आदेशों का इंतजार किए बिना सब एकजुट होकर आगे बढ़े और दुश्मन पर हमला बोल दिया। इस बार उन्होंने उन क्रूर गोलियों की भी परवाह नहीं की जो उन पर औलों की तरह बरस रही थीं। यह एक आदिम और भयंकर लड़ाई थी। आदमियों ने बार बार गोलियां चलाईं और जब पशु उनके एकदम निकट आ गए तो उन्होंने अपनी लाठियों और अपने जूतों से वार करना शुरू कर दिया। एक गाय, 3 भेड़ें और 2 हंस हताहत हो गए और घायल तो लगभग सभी पशु हो गए। यहां तक कि नेपोलियन की पूंछ का सिरा भी एक गोली लगने से कट गया, जबकि वह लड़ाई का संचालन पीछे से कर रहा था। लेकिन मनुष्य भी बिना चोट खाए जा ना पाए। उनमें से बॉक्सर के सुमो की मार से 3 के तो सिर ही फूट गए। एक गाय के सींगों के वजह से एक दूसरे आदमी की अंतड़ियां बाहर आ गईं। एक अन्य आदमी की तो जेस्सी और ब्लूबेल ने लगभग पैंट ही फाड़ दी। और तभी नेपोलियन के निजी अंगरक्षक 9 कुत्तों ने अचानक आदमियों के पीछे से हमला कर दिया और उन पर क्रूरता से भौंकने लगे तो उनमें भगदड़ मच गई। इन कुत्तों को नेपोलियन ने बाड़ के पीछे घात लगाकर छुपे बैठे रहने के लिए हिदायत दे रखी थी। उन्होंने देखा कि वे चारों ओर से घिरकर खतरे में फंस गए हैं। फ्रेडरिक ने जब देखा कि अब भागने में ही खैरियत है तो उसने चिल्लाकर अपने आदमियों को भाग निकल जाने को कहा। अगले ही पल कायर दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। पशुओं ने खेतों के आखिरी सिरे तक उनका पीछा किया और कांटेदार बाड़ के बाहर खदेड़ते खदेड़ते भी उन्हें 2-4 लातें जमा ही दी। वे जीत तो गए, लेकिन बुरी तरह आहत हो गए थे। उनके जख्मों से खून बह रहा था। वे धीमे धीमे लंगड़ाते हुए अपने बाड़े की तरफ लौटे। घास पर इधर उधर बिछी अपने साथियों की लाशें देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे उस जगह पर गहरे शोक में मौन धारण करके थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए जहां कभी पवन चक्की हुआ करती थी। हां, अब वह नहीं रही थी। उनकी मेहनत की आखिरी निशानी भी बाकी नहीं रही थी। यहां तक कि उसकी नींव भी मिट्टी में मिल चुकी थी और इस बार तो दोबारा बनाने के लिए वे नीचे गिरे हुए पत्थरों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। इस बार तो पत्थर ही गायब हो गए थे। धमाके के जोर ने उन्हें सैकड़ों गज की दूरी तक उछाल दिया था। ऐसा लगता था जैसे वहां कभी पवन चक्की थी ही नहीं। वे जैसे ही बाड़े के निकट पहुंचे, स्क्वीलर फुदकता हुआ और अपनी पूंछ हिलाता हुआ संतुष्ट भाव से उनके पास आया। लड़ाई के दौरान वह रहस्यमय तरीके से गायब था। तभी पशुओं ने फार्म की इमारत की तरफ से बंदूक चलने की समारोह वाली आवाज सुनी। यह बंदूक किस लिए चलाई जा रही है? बॉक्सर ने पूछा। हमारी जीत का जश्न मनाने के लिए, स्क्वीलर चिल्लाया। कैसी जीत? बॉक्सर ने कहा। उसके घुटनों से खून बह रहा था। उसकी एक नाल निकल गई थी और एक सुम चिढ़ गया था। उसकी पिछली टांग में दर्जन भर गोलियां घुसी हुई थीं। कैसी जीत कॉमरेड? उन्होंने हमारी पवन चक्की मटियामेट कर दी है। हमने इसके लिए 2 साल मेहनत की थी। तो क्या हुआ? हम दूसरी पवन चक्की तो क्या हुआ? हम दूसरी पवन चक्की बना लेंगे। हम अगर चाहें तो 6 पवन चक्कियां बना लेंगे। आप इस बात की तारीफ नहीं कर रहे हैं कॉमरेड, जो हमने करके दिखाई है। इस समय हम जिस जमीन पर खड़े हैं, यही जमीन दुश्मन के कब्जे में थी। और अब कॉमरेड नेपोलियन के नेतृत्व का आभार, हमने इसका चप्पा चप्पा वापस जीत लिया है। तो हमने यही जीता जो हमारे पास पहले से था? बॉक्सर ने पूछा। यही हमारी जीत है, स्क्वीलर ने कहा। वे लंगड़ाते हुए अहाते में आए। बॉक्सर की टांग में चमड़ी के नीचे गोलियां टीसे मार रही थीं। उसने अपने सामने नींव से शुरू करते हुए फिर से पवन चक्की बनाने का भारी काम देखा। उसने तुरंत ही कल्पना में खुद को हर काम के लिए तैयार कर लिया। लेकिन उसे पहली बार लगा वह 11 वर्ष का हो चुका है और उसकी मजबूत मांसपेशियां शायद पहले जैसी तो नहीं ही रही हैं।
जब पशुओं ने हरा झंडा फहराते हुए देखा और दोबारा बंदूक की आवाज सुनी, पूरे 7 बार गोलियां दागी गईं और नेपोलियन द्वारा दिया गया भाषण सुना, जिसमें उनके व्यवहार पर उन्हें बधाई दी गई थी, तो उन्हें भी लगा कि आखिर उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की है। लड़ाई में मारे गए पशुओं का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। बॉक्सर और क्लोवर ने शव वाहिनी के रूप में इस्तेमाल की गई गाड़ी खींची और नेपोलियन खुद जुलूस के आगे आगे चलता रहा। पूरे 2 दिन तक जश्न मनाया जाता रहा। गाना बजाना हुआ, भाषण दिए गए, बंदूक से और गोलियां दागी गईं। प्रत्येक पशु को एक एक सेब का विशेष उपहार दिया गया। हर एक चिड़िया को 2 औंस अनाज मिला और हर एक कुत्ते को 3-3 बिस्किट दिए गए। यह घोषणा की गई कि यह लड़ाई पवन चक्की की लड़ाई कहलाएगी। नेपोलियन ने एक नए अलंकरण की शुरुआत की है। यह हरित ध्वज पदक कहलाएगा। इसे नेपोलियन ने खुद को प्रदान कर दिया। खुशियों के आम हल्ले गुल्ले में बैंक नोटों का दुर्भाग्यपूर्ण मामला भुला दिया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि सूरों को फार्म हाउस के तहखाने में व्हिस्की की एक पेटी मिली। बाड़े पर पहली बार कब्जा करते समय इस पर किसी की भी निगाह नहीं गई थी। उस रात फार्म हाउस से जोर जोर से गाने बजाने की आवाजें आती रहीं और इस बात पर सबको आश्चर्य हुआ कि इनमें इंग्लैंड के पशु की धुनें मिली हुई थीं। लगभग 9:30 बजे के करीब मिस्टर जोन्स का पुराना बड़ा सा झुका हुआ हैट पहने हुए नेपोलियन पिछवाड़े के दरवाजे से प्रकट होता हुआ साफ साफ देखा गया। वह लपकता हुआ अहाते में जाकर गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह वापस भीतर घुस गया, लेकिन सुबह के वक्त फार्म हाउस पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी सूअर इधर उधर नजर नहीं आ रहा था। 9 बजने को थे जब स्क्वीलर प्रकट हुआ। वह धीमे धीमे चल रहा था और थका हारा लग रहा था। उसकी आंखें सुस्त थीं, पूंछ उसके पीछे लोथड़े सी लटकती हुई लग रही थी। हर दृष्टि से वह गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। उसने सब पशुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा और उन्हें बताया कि वह एक बहुत ही दुखदाई खबर सुनाने जा रहा है। कॉमरेड नेपोलियन मरने वाले हैं। अफसोस की एक चीख उभरी। फार्म हाउस के दरवाजों के बाहर पुआल बिछा दिया गया और उस पर पशु पंजों के बल चले। अपनी आंखों में आंसू भरे एक दूसरे से पूछते फिरे कि उनसे यदि उनके नेताजी छिन जाएंगे तो वे क्या करेंगे। एक अफवाह चारों तरफ फैल गई कि आखिर स्क्वीलर नेपोलियन के भोजन में जहर मिलाने में सफल हो ही गया। 11 बजे एक और घोषणा करने के लिए स्क्वीलर बाहर आया। इस धरती पर अपने अंतिम काम के रूप में नेपोलियन ने एक आज्ञा जारी की है कि अल्कोहल का सेवन करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। अलबत्ता शाम तक नेपोलियन की हालत कुछ कुछ सुधर गई और अगली सुबह स्क्वीलर ये बताने की स्थिति में था कि नेपोलियन तेजी से ठीक हो रहे हैं। उसी दिन की शाम तक नेपोलियन काम पर आ चुके थे और अगले दिन यह पता चला कि उन्होंने व्हिम्पर से कहा है कि वह विलिंगडन से शराब बनाने आदि पर कुछ पुस्तिकाएं खरीद कर लाए। सप्ताह भर बाद नेपोलियन ने आदेश दिया कि फलोदियान के परे के छोटे बाड़े में जुताई की जाएगी। पहले यह इरादा था कि अब परिश्रम करने की उम्र पूरी कर चुके पशुओं को इससे अलग रखा जाएगा। यह बताया गया कि चरागाह में घास खत्म होने को है और इसमें फिर से बीज डालने की जरूरत है, लेकिन जल्दी ही यह पता चला कि नेपोलियन इसमें जौ बोना चाहता है। लगभग इन्हीं दिनों एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। एक रात 12 बजे के आसपास अहाते में एक जोरदार धमाका हुआ और सभी पशु अपने अपने थान से भागे आए। चांदनी रात थी। बड़े बखार की आखिरी दीवार, जहां 7 धर्मादेश लिखे हुए थे, के नीचे 2 टुकड़ों में टूटी हुई एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। स्क्वीलर कुछ एक क्षणों के लिए भौंचक्का उसी के पास औंधा पड़ा था। पास में हाथ भर की दूरी पर एक लालटेन, पेंट कूची और सफेद रंग का उलटा पड़ा डिब्बा बिखरे पड़े थे। कुत्तों ने तत्काल स्क्वीलर के आसपास घेरा बनाया और जैसे ही वह चलने लायक हुआ,
उसकी अगवानी करके फार्म हाउस में ले गए। बूढ़े बेंजामिन के अलावा कोई भी समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसने अपनी मुंडी हिलाई जैसे सब जानता हो, समझता हो, लेकिन वह बोला कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद मुरियल जब खुद ही साथ धर्मादेश पढ़ रही थी, तो उसने पाया कि वहां एक और धर्मादेश ऐसा था जिसे पशुओं ने गलत याद रखा था। उन्होंने सोचा था कि 5वां धर्मादेश यह कहता है कि कोई भी पशु शराब नहीं पिएगा, लेकिन इसमें एक शब्द और था जिसे वे भूल गए थे। दरअसल धर्मादेश इस तरह से था, कोई भी पशु अधिक शराब नहीं पिएगा। जॉर्ज ऑरवेल कहते थे कि सत्ता भ्रष्ट नहीं करती, बल्कि सत्ता पाने की भूख ही भ्रष्ट करती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है एनिमल फार्म में। शराब नहीं पीने के 7वें धर्मादेश को भी अब नेपोलियन की सत्ता ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया। अब बड़ा सवाल ये है, क्या जानवर भी अब शराब पिएंगे? उन्हें शराब कौन देगा? और इससे नेपोलियन को क्या फायदा होगा? क्या वो अब शराब से कमाई कर अपना तानाशाही तंत्र और मजबूत करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अगले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे यानी आकांक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।